हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हमने पिछले लेक्चर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को एग्जाम्पलर के कंप्लीट कर लिया है और इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं और मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड विद अ मिक्सचर ऑफ नैफ्थलीन एंड अमोनियम क्लोराइड बाय योर टीचर, सजेस्ट एन एक्टिविटी टू सेपरेट देम विथ वेल लेबल्ड डायग्राम। अब देखिए, उनने हमें 2 चीजें दी हैं, नैफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड। और नैफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड ये दोनों ही सबलाइम सब्सटेंसेस हैं। क्या है? सबलाइम सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या कि ये दोनों नैफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। तो इनको सेपरेट आप हीट करके नहीं कर सकते। इसको सेपरेट करने का एक ही तरीका है कि आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर में आप पानी भरिए और उसमें अपने मिक्सचर को डाल दीजिए। वो मिक्सचर क्या है? अमोनियम क्लोराइड और नैफ्थलीन का मिक्सचर। तो हमने ये मिक्सचर डाल दिया नैफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड का इन वाटर। अब देखिए क्या होगा, पानी में जब आप इस मिक्सचर को डालेंगे तो अमोनियम क्लोराइड तो डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। जो अमोनियम क्लोराइड है हमारा, ये पानी में सोल्यूबल है, ये पानी में सोल्यूबल है। और जो नैफ्थलीन है ये पानी में इनसोल्यूबल है। ओके, ये पानी में इनसोल्यूबल है, ये पानी में सोल्यूबल है। तो अब हम क्या करेंगे, पानी में हमारा अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा, नैफ्थलीन ऐसा का ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर नैफ्थलीन की बात करें तो नैफ्थलीन के टुकड़े एज इट इज पानी में पड़े रहेंगे। देखिए आगे देखिए, अब हमने यहां पे इनको पानी में छोड़ दिया नीचे। अब थोड़ी ही देर में इसको फिल्टर कर लो। इसको आप एक फनल लगाओ और फनल में एक फिल्टर पेपर लगाइए। ओके, यह हमने एक फिल्टर पेपर लगाया और फनल लगा दिया। अब इसके पूरे कंटेंट को आप इसमें डाल दो और क्या करो, नीचे उसे कलेक्ट कर लो एक बीकर में। ओके, हमने एक बीकर में उसे कलेक्ट कर लिया। तो जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड तो पानी में घुला हुआ है, तो वो यहां से फिल्टर पेपर से नीचे आ जाएगा और जितना भी नैफ्थलीन है, ये नैफ्थलीन यहीं पे अटक जाएगा, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है। तो ये ऊपर मुझे मिल गया नैफ्थलीन और नीचे हमें मिल गया अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। नीचे हमें मिल गया अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए आगे, यह अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिल गया। अब नैफ्थलीन सेपरेट हो गया, आप उसको अलग कर लो। अमोनियम क्लोराइड को पानी से निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब इस बीकर को हीट करोगे। तो जब आप इस बीकर को हीट करोगे, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। हमने अब क्या किया, जो हमारी ये पहली स्टेप थी, ये दूसरी स्टेप थी, अब तीसरी स्टेप ये है कि हमने इस बीकर को हीट किया। हमने इस बीकर को हीट किया। ओके, जब हम हीट करेंगे तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा पूरा और नीचे क्या रह जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड यहां सॉलिड फॉर्म में नीचे ही सेटल हो जाएगा और जो हमारा पानी है वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, नैफ्थलीन अलग सेपरेट हो गया, पानी उड़ गया और अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया। तो भले ही आपने दोनों को पाउडर करके मिलाया हुआ है, बट हम आराम से उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, पहले पानी में डिसॉल्व करके, फिर उसे फिल्टर करके और फिर उसकी हीटिंग करके, जिससे अमोनियम क्लोराइड हमें वापस मिल जाएगा। इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हो, अगर जैसे हमने यहां पे वो लिया था वाटर, आप इसकी जगह बेंजीन भी ले सकते हो। अब वाटर में अमोनियम क्लोराइड सोल्यूबल है ना। अब इसको क्लियर करते हैं। देखिए, वाटर में अमोनियम क्लोराइड जो है वो सोल्यूबल है, बट हमारा जो दूसरा है नैफ्थलीन, वो इनसोल्यूबल है। और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे एक
सॉल्वेंट की विच इज बेंजीन। बेंजीन में अमोनियम क्लोराइड, जैसे पानी में ये सोल्यूबल था तो यहां पे अमोनियम क्लोराइड इनसोल्यूबल होगा और नैफ्थलीन जो होगा वो सोल्यूबल होगा। ओके, नैफ्थलीन जो होगा वो सोल्यूबल होगा। तो आप यहां पानी लेके भी कर सकते हो और बेंजीन को लेके भी कर सकते हो। अगर आप बेंजीन डाल दोगे तो उसमें नैफ्थलीन डिसॉल्व हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड एज इट इज पड़ा रहेगा। वही फिर फिल्टर कर दो, आप अपने अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लो, नैफ्थलीन को बाद में बेंजीन से सेपरेट कर लो। ये चीज यहां भी कर सकते हो, वहां इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। पानी वैसे ज्यादा आसान है, इजीली अवेलेबल है, आप वाटर से करेंगे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बेंजीन का कंसेप्ट तो आप तब पढ़ोगे जब 10th में आओगे, है ना। सो अभी के लिए आप वाटर से करें, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। चलिए आंसर को रेफर करते हैं हम। Naphthalene is insoluble in water but soluble in benzene. Ammonium chloride is soluble in water but insoluble in benzene. Naphthalene changes into vapors at room temperature whereas ammonium chloride changes into vapors on heating. ये दोनों वेपर्स में चेंज होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि नैफ्थलीन जो है वो तो रूम टेम्परेचर पे ही वेपर में बदल जाता है, बट अमोनियम क्लोराइड जो है वो रूम टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता, उसको थोड़ा हीट करना पड़ता है तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होता है। मेथड क्या है? Add water to the mixture and shake it vigorously to dissolve ammonium chloride. हमने पढ़ा है ये। Filter the mixture. Naphthalene is obtained as residue whereas filtrate contains ammonium chloride. और जो नीचे पानी आ गया है, filtrate आ गया है, उसमें ammonium chloride मिलेगा। Next, crystallize the filtrate by heating till saturated solution of ammonium chloride is obtained. आप हीट करते रहो, पानी तो इवेपोरेट होगा और वो क्रिस्टलाइजेशन की एक मेथड होती है जो हम लोग सेकंड चैप्टर में डील करेंगे, जिसमें क्या किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड को मैंने खूब हीट किया, इतने पानी में अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व था, मैंने इतने से उसको आधा कर दिया, आधे से भी कम कर दिया, और अमोनियम क्लोराइड उसमें घुला हुआ है, मैंने पानी की क्वांटिटी कम कर दी। अब आप रात भर के लिए छोड़ दो, सुबह सुबह आपको अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ओके, एंड लास्ट, कूल द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन टू गेट क्रिस्टल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। आपको क्रिस्टल्स मिल गए। ओके, और डायग्राम आप वो बना सकते हो जो हमने 3 डायग्राम्स बनाए थे, पहले बीकर में घोलने वाले, दूसरा फिल्टर करना और तीसरा हीट करना, और उसके बाद चौथा आप चाहो तो ये रख सकते हो कि क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो गए हैं। ओके, सो ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है कंप्लीट, पहला। फिर नेक्स्ट आता है, इट इज अ हॉट समर डे, Priyanshi and Ali are wearing cotton and nylon clothes respectively. Who do you think would be more comfortable and why? प्रियांशी ने कॉटन क्लोथ्स पहने हुए हैं। ओके, प्रियांशी ने कॉटन क्लोथ्स पहने हुए हैं और अली ने नायलॉन क्लोथ्स पहने हुए हैं। ठीक है, प्रियांशी ने कॉटन क्लोथ्स, अली ने नायलॉन क्लोथ्स पहने हुए हैं। Who do you think would be more comfortable and why? इनमें से ज्यादा कंफर्टेबल कौन होगा और क्यों? इसमें से ऑब्वियस सी बात है, ये हमने क्विक रिवीजन में हमारे जो पार्ट 3 था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का, उसमें पढ़ा था कि प्रियांशी ज्यादा कंफर्टेबल होगी क्योंकि उसने कॉटन के क्लोथ्स पहने। और कॉटन क्या करती है, एक तो कॉटन में पोर्स होते हैं तो उसके कारण हवा अंदर बाहर जा सकती है, स्किन को कंफर्टेबल लगता है। दूसरी चीज, कॉटन इज अ वेरी गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर, तो जब हमें पसीना आता है कॉटन जो है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, और अब्जॉर्ब करने के बाद वो कॉटन गीली हो गई है, अब वो यहां से इवेपोरेशन करेगी, जब इवेपोरेशन होगा तो हमें ठंडक फील होगी बिकॉज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। वही नायलॉन की अगर हम बात करें तो ये पोरस नहीं होता, पहली चीज तो इसमें पोर्स नहीं होते, तो हवा का आना जाना तो बंद हो गया है। दूसरी चीज ये कि नायलॉन जो है वो पानी को भी अब्जॉर्ब नहीं करता, तो वो इवेपोरेशन वाला कंसेप्ट यहां हो नहीं सकता। इससे क्या होगा, पसीना आने लगेगा, बॉडी को इरिटेशन होने लगेगी और बिल्कुल कंफर्ट नहीं रहेगा। तो कॉटन के साथ प्रियांशी ज्यादा कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू अली। चलिए आगे देखते हैं इसके आंसर को। Priyanshi will be more will feel more comfortable than Ali. The reason being that during hot summer day we sweat or perspire a lot. गर्मियों में हम ज्यादा पसीना आता है हमें. Since cotton is a good absorber of water, therefore it absorbs sweat from our body and exposes it to air. Due to increase in surface area, sweat evaporates quickly by taking heat from the body and the cotton clothes. As a result, Priyanshi feels cool and more comfortable. On the other hand, nylon does not absorb much of the sweat and hence does not cool our body that much. As a result, Ali does not feel comfortable. Cool and comfortable, ये चीज हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर ली. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. You want to wear your favorite shirt to a party, but the problem is that it is still wet after a wash. What steps would you take to dry it faster?
दो चीजें हम कर सकते हैं कि या तो अब जैसे शर्ट को हमें पार्टी में पहनना है, जल्दी अभी वॉश करिए, तो उसको अच्छे से स्क्वीज करके उसमें से वाटर निकालिए और उसके बाद उसको स्प्रेड करके धूप में डाल दीजिए। पहली चीज तो ये कि उसको स्प्रेड करके धूप में डाल दो, वो जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, और साथ में धूप भी पड़ रही है तो सनलाइट पड़ रही है, टेम्परेचर पड़ रहा है, हीट पड़ रही है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा। या आप एक चीज और कर सकते हो कि अगर रात का टाइम में धूप नहीं है तो उसको पंखे के नीचे रख दो थोड़ी देर के लिए, और है ना आयरन कर दो, प्रेस कर दो उसको, शर्ट को। इससे क्या होगा, जब उसमें हीट जाएगी, शर्ट को आप गर्म करोगे, हीट करोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और शर्ट सूख जाएगी। तो ये चीजें आप अडॉप्ट कर सकते हो अगर कपड़े को जल्दी सुखाना है तो। ओके, चलिए आंसर को प्रेफर करते हैं। वी नो दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द विंड एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। Okay, therefore to dry the shirt quickly, spread the shirt in the open in the sun, spread the shirt in the room under the fan और iron the shirt। ये तीन चीजें ही हमने डिस्कस करी अभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, जैसे कि ये एक सरफेस है और इसके ऊपर ये बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं। ओके, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं एक सरफेस पे, तो क्या होगा, देखो जब वाटर के पार्टिकल्स को इवेपोरेट होना है तो नीचे से वो हीट को खुद में ले लेंगे, नीचे वाले पार्टिकल्स से ऊपर ले ली जाएगी हीट, इस तरीके से ये वाले पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाएंगे, है ना। तो अब इनकी हीट तो ऊपर वाले पार्टिकल्स ने ले ली, तो इन टर्न नीचे वालों से ये लोग हीट ले लेंगे। जब नीचे वालों की हीट कम होगी तो वो कहां से, वो अपने नीचे सरफेस से हीट ले लेगी। तो इसके कारण क्या होगा कि कंटिन्यूअसली हीट की पासिंग हो रही है, जिसके कारण मेरा जो सरफेस है वो ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें से हीट निकल निकल के अब ऊपर की लेयर में जा रही है। ओके, सो इसीलिए इवेपोरेशन में कूलिंग होती है, क्योंकि इवेपोरेशन में जब पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं तो वो अपने पार्टिकल, वो नीचे से हीट लेके इवेपोरेट होते हैं। अब वो नीचे की हीट को कंपनसेट करने के लिए जो नीचे के वाटर पार्टिकल्स हैं वो और हीट जो है वो नीचे के सरफेस से ले लेंगे जिसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पे अगर पानी पड़ा है तो ऊपर के पार्टिकल नीचे वालों से हीट लेंगे और नीचे वाले पार्टिकल्स मेरे हाथ से हीट लेंगे, तो जिससे हाथ पे ठंडा लगने लगेगा। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ओके, देन नेक्स्ट, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एन aqueous solution decreases with increase in humidity। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, उमस बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा की वाटर वेपर को होल्ड करने की एक लिमिट होती है। ध्यान से सुनिएगा कि हवा की एक लिमिट होती है कि वो इस एक हद तक ही वाटर वेपर को होल्ड कर पाएगी। अब ऑलरेडी जब हवा में बहुत सारा वाटर वेपर है, बारिश का सीजन है, उसमें हवा में बहुत वाटर वेपर है, तो अब और पानी हवा में कहां से जाएगा। तो अगर कोई कहीं पे पानी फैल गया है या हमें किसी चीज को सुखाना है, तो भाई वो सूखने के बाद वो जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होके जाएगा तो हवा में, और हवा में ऑलरेडी इतना वाटर वेपर है कि वो और वाटर वेपर नहीं ले सकती हवा। इस कारण से इवेपोरेशन स्लो हो जाता है बारिश के टाइम पे, जब हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, मतलब उमस, वाटर वेपर का कंटेंट हवा में ज्यादा होता है, तब इवेपोरेशन धीमा पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट, स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। ये हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 में कि स्पॉन्ज जो है वो कंप्रेस हो सकता है फिर भी सॉलिड है। क्यों? क्योंकि स्पॉन्ज के अंदर एयर स्पेसेस होती है, उसमें हवा भरी होती है। जब आप स्पॉन्ज को दबाते हो तो वो एयर निकल जाती है और स्पॉन्ज को कंप्रेस करने में हेल्प करती है। तो स्पॉन्ज में बीच बीच में एयर स्पेसेस होती हैं, जिसके कारण वो आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। ओके, चलिए आंसर चेक करते हैं। For evaporation to occur, heat energy is needed. Heat energy की जरूरत है। This heat energy is taken out from the substance or the surroundings. As a result, surrounding becomes cool. Thus, evaporation causes cooling. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। By humidity, we mean the amount of water vapor present in the air. ये भी अभी पढ़ा। With increase in humidity, the rate of evaporation decreases. जितना humidity बढ़ेगी, evaporation slow हो जाएगा. This is because that at any given temperature, the air around us can hold a certain definite amount of water vapor. एक limited amount of water vapor कोई हवा hold कर सकती है. If the humidity of the air is already high, it can hold only a little more amount of water vapor to reach that optimum level. Already अगर humidity ज्यादा है
तो अपने फुल लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत वाटर वेपर वो अब्सॉर्ब कर लेगी हवा, पर उससे ज्यादा तो कर नहीं पाएगी। Therefore the rate of evaporation decreases। इसका मतलब हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं अभी एक्सप्लेनेशन में। Sponge has large number of minute holes in which air is entrapped. When we press it, the air is expelled and the sponge is compressed। हवा बाहर निकल जाती है और स्पॉन्ज दब जाता है to a small amount of matter which has a definite shape as well as definite volume। Thus sponge is a solid even though it is compressible। इसीलिए स्पॉन्ज compressible है भले ही वो solid है। ओके, आगे। Why does the temperature of a substance remain constant during its melting point or boiling point? किसी भी substance का जो temperature है वो उसके melting point और boiling point पे constant क्यों रहता है? तो देखिए, melting point या फिर boiling point के time पे जो हमारा टेम्परेचर है वो इसलिए कांस्टेंट होता है क्योंकि स्टेट में चेंज आ रहा होता है। स्टेट चेंज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे लिक्विड से गैस बन रहा है। और हमने पढ़ा है स्टेट चेंज के टाइम पे एनर्जी अब्सॉर्ब होती है पार्टिकल्स के द्वारा ताकि वो अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके। टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीट एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं होती है, क्यों होती है? ताकि वो अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके। इस कारण ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे हमारा टेम्परेचर नहीं चेंज होता, हीट हम दे रहे हैं बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि उस टाइम पे स्टेट चेंज चल रहा है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए हीट एनर्जी पार्टिकल्स अब्सॉर्ब करते हैं ताकि वो खुद को दूसरे स्टेट में चेंज कर सके। कैसे चेंज कर सके? अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसके आंसर को। During melting or boiling point, heat supplied is used up in the changing of the state of matter from solid to liquid state or from liquid to gaseous state by overcoming the forces of attraction between the particles. As a result, the kinetic energy of the particles does not change and hence temperature does not rise due to melting point or boiling point. और इस कारण से melting point या boiling point के टाइम पे temperature नहीं बढ़ता। ये सेम चीज का explanation मैंने आपको just अभी दिया। Okay, so यहां पे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब अगर आपको अपने वीडियोस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो पहली चीज तो ये कि अगर आप YouTube पे भी डालते हैं तो उसमें आप जैसे ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th केमिस्ट्री डालेंगे सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो वहां पे अवेलेबल होंगे। अब आप वहां पे वीडियो पे ना जाके प्लेलिस्ट पे जाइए। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको एक ऑर्डर में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अदरवाइज आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज www.magnetbrains.com। जब आप उस पे एंटर करेंगे सो पेज ओपन होगा, आप सर्च कोर्सेज में ऊपर एग्जाम्पलर डाल दीजिए। जैसे आप एग्जाम्पलर डालेंगे आपके सामने पूरे एग्जाम्पलर्स ओपन हो जाएंगे। ओके, अब यहां पे जब पूरे एग्जाम्पलर्स ओपन होंगे आपको जो एग्जाम्पलर देखना है, जो भी सब्जेक्ट से आप कंसर्न्ड हो, आप उस पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब इस तरीके से आपको सारे एग्जाम्पलर्स मिलेंगे। यहां देखिए 9th के केमिस्ट्री के भी वीडियोस हैं। आप यहां वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पूरा कोर्स ओपन हो जाएगा जो एग्जाम्पलर का चल रहा है। यहां पे कोर्स की डिटेल्स दी हुई है और नीचे आपको देखिए सिलेबस ओवरव्यू और मैटर इन आवर सराउंडिंग के जितने वीडियोस जा चुके हैं वो यहां पे दिया है। जैसे कि आज हमारा लास्ट वीडियो है मैटर इन आवर सराउंडिंग का, सो हमने उसके 3 पार्ट्स में क्विक रिवीजन किया है। एक हमारा एमसीक्यू और एक हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको यहां पे एडेड मिलेगा। तो आपको टोटल कितने, 3 वो और 3 ये वीडियोस, 6 वीडियोस यहां पे अवेलेबल मिलेंगे, 6 लेक्चर्स लिखे हुए। ओवरव्यू वो है जो सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। आपको जो देखना है आप उस पर क्लिक करके नीचे एक ड्रॉप बॉक्स आएगा जिसमें ऑर्डर में सारी चीजें इंडेक्स के फॉर्म में दी होंगी। आपको जो वीडियो देखना है आप उस पर वॉच नाउ पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेबस ओवरव्यू देखना है, आप उस पर क्लिक कीजिए, ड्रॉप बॉक्स आएगा, वॉच नाउ पे क्लिक करो और ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहां से प्ले करके आप अपने वीडियो को देख सकते हैं। ओके, मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सबके वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के साथ, और आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद यहां पे कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री है। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।